नमस्कार, हेयर ट्रांसप्लांट गुवाहाटी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पीजे मजुमदार हूँ। आरोग्यम हेयर ट्रांसप्लांट गुवाहाटी का मैं चीफ सर्जन हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको हेयर ट्रांसप्लांट का 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो जानने के लिए जरूरी है। जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट गुवाहाटी का प्राइस क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट गुवाहाटी का कॉस्ट कितना है, हेयर फॉलिकल और ग्राफ्ट इसमें क्या डिफरेंस है। ऐसे ऐसे कुछ 20 पॉइंट्स में चूज करके निकाला है, वो पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 वो मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट कब नेसेसरी है। तो हेयर ट्रांसप्लांट उसी पेशेंट में नेसेसरी है जिसका थोड़ा सा एज हुआ है और हेयर ज्यादा गया है। तो बहुत यंग पेशेंट्स को हम नहीं करते हैं, या जिसका बहुत कम हेयर गया है उसमें करना जरूरी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बॉल्डनेस तो प्रोग्रेस करेंगे, उसका बाद क्या होगा। तो हम थोड़ा देर देखते हैं। 25 ईयर्स से पहले जनरली हम लोग कभी नहीं करते। जो 18 ईयर्स है, 19 ईयर्स है, ऐसे में नहीं करते। और जिसका बस थोड़ा सा साइड में गया है, ऐसे पेशेंट को भी हम लोग नहीं करते हैं, करना जरूरी नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, हेयर ट्रांसप्लांट कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब करना नहीं चाहिए। तो दो डिजीज में हम लोग कभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, वो है दुपा यानी कि डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया। इसमें जो है पूरा हेयर का बीच बीच में से हेयर जाते हैं, पीछे में भी जाते हैं। तो हम कहाँ से हेयर लेकर के कहाँ लगाएंगे, इसलिए दुपा में कभी नहीं करते हैं। और एक होता है रेट्रोग्रेड एलोपेशिया। इसमें जो है बाल्डनेस पीछे से आता है। तो तब जब मेन हेयर बेयरिंग एरिया से ही हेयर चला गया तो हम कहाँ से हेयर लेंगे, इसलिए ये डिजीज, ये दो बीमारी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हेयर ट्रांसप्लांट। पॉइंट नंबर 3, अब हम डिस्कस करते हैं हेयरलाइन। तो हेयरलाइन हेयर ट्रांसप्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस, हेयर ट्रांसप्लांट का जो नेचुरल लुक है वो बहुत ही ज्यादा निर्भर करते हैं हेयरलाइन के ऊपर। और हेयरलाइन में इंपॉर्टेंट है कि हेयरलाइन पूरा सिमेट्रिकल हो। तो उसके लिए हम लोग आरोग्य में एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि है लेजर हेयरलाइन डिवाइस। तो ये वो डिवाइस है, इससे आप देखेंगे कि ऐसे एक स्क्वायर करके एक सिमेट्रिकल लाइन आता है। तो उससे हम लोग बहुत सिमेट्रिकली हेयरलाइन प्लान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हेयरलाइन ड्राइंग। हेयरलाइन ड्राइंग हम फिर से डिस्कस करते हैं। उसमें ये बात है कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हेयरलाइन जो है हम ऐसे ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज का हिसाब से होना होगा। जब हम 18 ईयर्स रहते हैं तो हम लोग का सबका हेयरलाइन बहुत नीचे होता है। 28 ईयर्स में नेचुरली उससे ऊपर होता है, 38 ईयर्स में नेचुरली उससे और ऊपर होता है। तो एक 38 ईयर ओल्ड आदमी को हम लोग 18 ईयर्स का हेयरलाइन नहीं देंगे, क्योंकि तब वो अननेचुरल लगेगा। तो उस हिसाब से, एज का हिसाब से हम लोग हेयरलाइन ड्रॉ करते हैं। पॉइंट नंबर 5, फिर से हम हेयरलाइन डिस्कस करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे हेयरलाइन का इरेगुलरिटी। तो इरेगुलरिटी का मतलब ये है कि हेयरलाइन एक स्ट्रेट लाइन में से हम एक स्ट्रेट लाइन करके हम लोग नहीं बना सकते, उसको थोड़ा सा इरेगुलर बनाना ही पड़ेगा, तभी वो नेचुरल लगेगा। तो हेयरलाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे निकल देते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, इससे हेयरलाइन एकदम नेचुरल दिखता है। क्योंकि नॉर्मल हेयरलाइन भी कभी स्ट्रेट लाइन का जैसा नहीं होता है, इरेगुलर होता है। तो ये बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, फिर से हम हेयरलाइन में डिस्कस करेंगे कि हेयरलाइन में किस टाइप का ग्राफ्स देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेयरलाइन का एकदम बिगिनिंग में, एकदम फर्स्ट में हम लोग बहुत फाइन ग्राफ्स देते हैं जो सिर्फ सिंगल हेयर ग्राफ्स होते हैं। उसका बाद और 2 लाइन में डबल हेयर ग्राफ्स देते हैं। उसका बाद ही हम लोग 3 या 4 हेयर ग्राफ्स देते हैं। तो इस तरह से करने से हेयरलाइन बहुत नेचुरल दिखता है, क्योंकि नॉर्मली भी जो नेचुरल हेयरलाइन है उसमें फ्रंट में बहुत थिन थिन हेयर्स रहता है, उसका बाद धीरे धीरे हेयर का थिकनेस बढ़ जाता है। तो वही हम नेचुरल लुक हेयर ट्रांसप्लांट में भी करेंगे। पॉइंट नंबर 7, इसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि हेयर फॉलिकल
फॉलिकुलर यूनिट और ग्राफ्ट्स। ये 4 टर्म्स का क्या डिफरेंस है? तो जो भी कोई आदमी हेयर ट्रांसप्लांट में इंटरेस्ट लेंगे, ये 4 टर्म्स जरूर वो सुने होंगे। तो हेयर जो है, जब हम हेयर कहते हैं, हेयर का मतलब है ये जो बाहर का हेयर हम दिखते हैं, जो नेचुरली हम सब लोग उसको हेयर बोलते हैं। तो फॉलिकल क्या है? फॉलिकल है हेयर का रूट, जो स्किन का अंदर रहते हैं। तो हेयर एक पौधा का जैसा है, उसका एक रूट रहता है, वो रूट स्किन का अंदर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉलिकल। फॉलिकुलर यूनिट ये क्या है? तो हेयर जो है वो अकेले एक एक करके सिमेट्रिकली नहीं रहते हैं, वो क्लम्प्स में रहते हैं। एक या दो या तीन चार हेयर एक साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट। एक फॉलिकुलर यूनिट में एक सिंगल नर्व रहते हैं, एक सिंगल ब्लड सप्लाई रहते हैं, सिंगल आर्टरी और सिंगल वेन, और एक सिंगल मसल रहते हैं। तो उसको ऐसे जोड़ करके एक ग्रुप में बना दिया गया है नेचुरली, उसको हम फॉलिकुलर यूनिट बोलते हैं। और ग्राफ्ट, ग्राफ्ट वो है जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन निकालते हैं हेयर से, स्कैल्प से। तो ग्राफ्ट जैसे किडनी का भी ग्राफ्ट होता है, कॉर्निया का भी ग्राफ्ट होते हैं। जब हम बॉडी का कुछ पार्ट नेचुरली रिमूव करके अलग एक पार्ट में ले जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। तो हेयर ट्रांसप्लांट में भी ये ग्राफ्ट हम एक फॉलिकुलर यूनिट निकालते हैं, एक 1 हेयर फॉलिकुलर यूनिट या 2 हेयर फॉलिकुलर यूनिट, 3 हेयर, 4 हेयर, सभी को हम एक ग्राफ्ट बोलते हैं। यही इसी का मतलब है ग्राफ्ट। पॉइंट नंबर 8, अभी हम हेयर ट्रांसप्लांट गुवाहाटी का कॉस्ट या प्राइसिंग डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ग्राफ्ट्स वर्सेस हेयर। तो जब हम कॉस्ट डिस्कस करते हैं तो ऐसा होता है कि कोई क्लिनिक में आपको ग्राफ्ट का हिसाब से बोलते हैं, कोई क्लिनिक में हेयर्स का हिसाब से। तो एक ग्राफ्ट में 1 हेयर भी हो सकता है, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स। तो जैसे कि किसी ने बोला कि 30 रुपीज पर हेयर, और किसी ने बोला कि 30 रुपीज पर ग्राफ्ट। तो 30 रुपीज पर ग्राफ्ट होने से एक ही ग्राफ्ट में आपको 2, 3, 4 हेयर मिलेंगे। तो हमेशा ये एथिकल है, यही होना चाहिए कि एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में आपको जो कॉस्ट बताया जाता है वो कॉस्ट ग्राफ्ट का हिसाब से होना चाहिए, ना कि हेयर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 9, ग्राफ्ट का हिसाब। तो जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करने जाएंगे, आप डॉक्टर के साथ सब डिस्कस कर लिया और उस दिन ओटी में पहुंचे हैं, तो आपको बोला गया है कि आपको 2000 ग्राफ्ट करना है, 3000 ग्राफ्ट करना है। तो आप हिसाब कैसे रखेंगे? कैसे आपको मालूम होगा कि आपको 2000 ग्राफ्ट ही दिया है या 3000 ग्राफ्ट? ये हिसाब करना असंभव है। इसलिए हम लोग आरोग्यम हेयर ट्रांसप्लांट में एक टेक्निक यूज किया है, जो कि आप देखते हैं ये काउंटिंग ट्रे है। तो इस काउंटिंग ट्रे में हम लोग एक स्मॉल स्क्वायर में 5-5 हेयर रखते हैं, और ये काउंटिंग ट्रे का हम आपको फोटो दे देंगे। फोटो दे देने से क्या होता है, आप काउंट का हिसाब कर सकते हैं, आप क्वालिटी कितना हेयर ट्रांजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ग्राफ्स पर, फॉलिकल्स पर ग्राफ्ट, एक ग्राफ्ट में 1 हेयर है या 2 हेयर है, 3 हेयर है, ये सब आप जूम करके घर में आराम से देख सकते हैं। हम लोग का प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी हम लोग छुपाते नहीं, सब इंफॉर्मेशन हम आपको पूरी पूरी दे देंगे, कुछ भी हम लोग छुपा करके नहीं रखते हैं। पॉइंट नंबर 10, हेयर ट्रांसप्लांट गुवाहाटी का कॉस्टिंग या प्राइसिंग में हम फिर से एक पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं कि क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम लोग करते हैं डाउनटाउन हॉस्पिटल में, जिसका मेन होती है, जहां में सब मेजर सर्जरी होता है। हम लोग डाउनटाउन में आईसीयू है, लैब है, वो 24 आवर्स एनेस्थेसिया सपोर्ट है, 24 आवर्स ब्लड बैंक सपोर्ट है, 24 आवर्स क्रिटिकल केयर सपोर्ट है। तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का पास है। और जो एक क्लिनिक छोटा सा घर में रेंट लेकर के बनाया गया है, उसमें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो प्राइस में उसमें भी डिफरेंस आते हैं। फिर भी डाउनटाउन का जो प्राइस है, आरोग्यम का जो प्राइस है, वो नॉर्मल एवरेज प्राइस ही हम लोग रख रहे हैं अब तक। पॉइंट नंबर 11, तो हेयर ट्रांसप्लांट गुवाहाटी का कॉस्टिंग या प्राइसिंग में फिर से एक पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो और फैक्टर्स कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि टैक्स है, जीएसटी, जैसे कि है आईसीयू। आजकल गवर्नमेंट ने ये रिक्वायरमेंट कर दिया है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में आईसीयू जरूर होना चाहिए। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ हम लोग का ही क्लिनिक ऐसा है जिसका साथ में ही आईसीयू है। तो ये सब भी प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन फिर भी हम लोग
नॉर्मल प्राइस ही रख रहे हैं, एक एवरेज प्राइस ही रख रहे हैं। पॉइंट नंबर 12, हेयर एक्सट्रैक्शन। तो हेयर एक्सट्रैक्शन में एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बहुत जरूरी है, तभी हेयर ट्रांसप्लांट में जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस में इंजरी नहीं होता है। तो आरोग्य में हम लोग क्या यूज करते हैं, ये हम लोग का एक बहुत एडवांस लूप है जिसका मैग्निफिकेशन 6 टाइम्स है। तो इसमें हेयर बहुत बड़ा करके देखते हैं। देखने से क्या होता है, इंजरी बहुत कम होता है। हम लोग बहुत अच्छे करके बहुत एफिशिएंटली हेयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं आरोग्य में। पॉइंट नंबर 13, फिर से हम लोग एक्सट्रैक्शन डिस्कस करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में भी हम लोग आरोग्य में एक बहुत एडवांस पंच यूज करते हैं। पंच तो जैसे ये है, पंच वो है जो स्किन का अंदर जाते हैं। तो आरोग्य में हम लोग ये एडवांस ब्लांड टाइटेनियम पंच यूज करते हैं। तो ब्लांड होने के कारण इसमें इंजरी बहुत कम होते हैं। टाइटेनियम तो आप जानते ही हैं वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। तो ये जब हम यूज करते हैं इंजरी बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 14, तो अब हम डिस्कस करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में पेन इन हेयर ट्रांसप्लांट। तो पेन जो है हेयर ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा तो होता है, ऐसा नहीं कि पेनलेस है, लेकिन पेन बहुत मिनिमल है नॉर्मली भी। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पेन जो है टैटूइंग का जैसे है, जैसे टैटू जो क्या है उसको मालूम होगा, उतना सा ही पेन होता है जो कि वेरिएबल पेन है। फिर भी हम लोग आरोग्य में एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डर्माजेट। तो डर्माजेट में ऐसा होता है कि इंजेक्शन में नीडी नहीं होता है, इसमें नीडी नहीं है। ऐसे हम लोग कॉक करके ऐसे देने से ये सॉल्यूशन जो है स्किन के अंदर जाता है विदाउट नीडल्स। तो इससे पेन और भी कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 15, अभी हम डिस्कस करते हैं प्लांटिंग। तो प्लांटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का। प्लांटिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेंसिटी। तो कितने डेंसिटी हम लोग दे सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। तो हम लोग जो हेयर आरोग्य में यूज करते हैं वो है 35 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सबसे बेस्ट डेंसिटी है। उससे ज्यादा डेंसिटी अगर हम लोग देते हैं तो सर्वाइवल रेट कम हो जाते हैं, और उससे कम देने से लुक इतना अच्छा नहीं होता है। तो 35 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जब हम लोग प्लांटिंग करेंगे, उस डेंसिटी में हम लोग प्लांटिंग करेंगे, तो सबसे अच्छा सबसे नेचुरल लुक होगा और सर्वाइवल भी सबसे अच्छे होंगे। पॉइंट नंबर 16, तो फिर से वो डेंसिटी का बात जो मैं अभी अभी बोला था, तो वो डेंसिटी हम कैसे इंश्योर करते हैं। जब एक आदमी डायरेक्टली प्लांट करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं कि उसको इतना एग्जैक्ट डेंसिटी हर बार मेंटेन कर सकेंगे। तो हम लोग आरोग्य में ये डेंसिटी स्टैम्प्स यूज करते हैं। तो उसमें से पूरा जो काउंट है वो पूरा दिखाई देते हैं, और ये टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग एक्चुअल डेंसिटी मेंटेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 17, फिर से हम प्लांटिंग में डिस्कस करेंगे द यूज ऑफ इम्प्लांटर्स। तो जब हम प्लांटिंग करते हैं तो अलग अलग टेक्निक होते हैं, स्टिक एंड प्लेस, डायरेक्ट प्लांटिंग। हम लोग जो आरोग्य में यूज करते हैं वो प्लांटिंग हम लोग इम्प्लांटर्स से करते हैं। इम्प्लांटर ऐसे है, ये एक इम्प्लांटर है जो कि एक पेन टाइप का है। तो इससे डायरेक्टली हेयर जो है स्किन के अंदर चला जाता है। इम्प्लांटर यूज करने से हेयर का सबसे कम डैमेज होता है। सबसे अच्छा प्लांटिंग प्रोसेस इम्प्लांटर से ही है। पॉइंट नंबर 18, इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टाफ क्वालिफिकेशंस। तो जो स्टाफ रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का रूम में, ओटी में, उनका क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आरोग्य में मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग का हर स्टाफ क्वालिफाइड नर्स है। सबका अपना अपना डिग्री है, डिप्लोमा है, और जो स्टाफ है सब सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही करते हैं, उनका दूसरा काम नहीं है, ओटी में दूसरा काम नहीं करते हैं। और इन सब का एक्सपीरियंस है, कई तो 10 साल 12 साल से है, कोई 8 इयर्स, कोई 6 इयर्स, कोई 4 इयर्स, ऐसे ऐसे सब का एक्सपीरियंस है सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट में। इसीलिए हम लोग बहुत इफेक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 19, इसमें मैं डिस्कस करूंगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर।
तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का। अब जब हेयर ट्रांसप्लांट करके घर चले गए तो आपका मन में बहुत क्वेश्चन रहेंगे, कैसे मेडिसिन खाए, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में मैं खुद ही डाउनटाउन का मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं आरोग्य में बैठता हूँ, मैं गुवाहाटी का ही रेसिडेंट हूँ। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप डायरेक्टली मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे स्टाफ भी है, मेरे मैनेजर है, ये सब का साथ आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और मुझे भी डायरेक्टली कंसल्ट कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 20, तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा मेरे खुद का क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग। मैं ABHRS मतलब अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी का कंसल्टेंट हूँ, मतलब मैं बोर्ड सर्टिफाइड हूँ अमेरिकन सिस्टम में भी। और मैं AHRS जो इंडियन हेयर ट्रांसप्लांट सोसाइटी है उसका भी मैं मेंबर हूँ, उसका एथिक्स कमिटी का मेंबर हूँ। मैं दुबई में ट्रेनिंग लिया हूँ, गुजरात, दिल्ली, बेंगलोर, सब जगह बहुत सारे जगह में ट्रेनिंग लिया हूँ। मैं सैम डेविस जो ये प्रोसेस हेयर ट्रांसप्लांट का आज का लेटेस्ट प्रोसेस मोटराइज्ड FUE जिसने इन्वेंट किया है उसका अंदर भी मैं ट्रेनिंग लिया हूँ। माइक फेरेज, ऐसे ऐसे बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट का मेन सर्जन से मैं ट्रेनिंग लिया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो मैं सिर्फ अकेले ही हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ ये क्लिनिक में, और मैं 2012 से कर रहा हूँ जब जो पहला FUE क्लिनिक है गुवाहाटी में। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा क्वालिफिकेशन में है, आप मुझे कभी भी आकर कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ये कोशिश रहेगा कि आपको मैं बहुत जितना भी अच्छा रिजल्ट हो सके उतना अच्छा रिजल्ट मैं दूं। थैंक यू।